Hello student, now we are going to discuss about the next topic एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे आगे के सवालों पर। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके सवाल। ठीक है, तो उसके आगे के जो सवाल रह गए तो उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से गुजर कर एक नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 हो तो सिद्ध कीजिए R0 इक्वल टू 14.4 इंटू जेड अपॉन वी एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2011, 18 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है कि एक आपके पास नाभिक है, ठीक, एक कण है, तो उस कण की नाभिक से दूरी R0 की वैल्यू ये होगी। ठीक, R0 की वैल्यू 14.4 गुणा जेड बटे वी, ये आपको फाइंड करना है कि R0 की जो दूरी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, अब देखो इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि अल्फा कण का आवेश +2e कूलाम तथा नाभिक पर आवेश +ZE कूलाम है। आपको पता है कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि अल्फा कण पर आवेश 2e, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है अल्फा कण पर आवेश। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है 2e। अब देखो एक हमारे पास अल्फा कण है, एक है नाभिक। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश 2e है प्लस का, और नाभिक पर आवेश +ZE है। अब देखो जब हम अल्फा कण को V विभवांतर से त्वरित करेंगे तब अल्फा कण द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, जब हम इसको V वोल्टेज से त्वरित करेंगे तब अल्फा कण द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, कैपिटल K इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि कैपिटल K इक्वल टू EV होता है। अब E यहाँ पर क्या है, अल्फा कण का आवेश मैंने मान लिया Q, यहाँ क्या मान लिया, अल्फा कण का आवेश Q, तो K इक्वल टू Q इंटू वी। तो यहाँ देखो K इक्वल टू, अब Q मतलब अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण का आवेश कितना है 2e, तो यहाँ कितना मैंने पुट कर दिया Q की जगह पे 2e, क्योंकि यहाँ Q जो है वो अल्फा कण का आवेश है, इसलिए यहाँ पे 2e इंटू वी पोटेंशियल विभवांतर है ये। अब आगे, यदि नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी R0 है तब। ठीक है, देखो एक हमारे पास ये नाभिक है, ये क्या है, अंदर नाभिक है, इसका आवेश ZE है और बाहर एक कण है। ठीक है, अल्फा कण ये यहाँ है। अब वो क्या कह रहा है कि इस अल्फा कण से, इस कण से न्यूक्लियस यानी नाभिक तक की दूरी मैंने R0 मान ली। अब इस R0 की वैल्यू इतनी होगी, जो सवाल में वैल्यू दी रखी है R0 की वैल्यू, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो यही देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, यदि नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी R0 है तब कैपिटल K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E अपॉन R0। ये चीज़ कहाँ से, आपको पता है कि कूलाम का नियम, एक कण ये है, एक कण ये है। ठीक है, एक पर आवेश पता है 2E है, एक का आवेश ZE है, तो आपके पास जब दो कण हों तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE मतलब Q1 Q2 अपॉन R², ये तो होता है। ठीक, अब यहाँ पे उसने ये ज्ञात किया क्या, ऊर्जा, ये क्या यहाँ पर ऊर्जा, बल का सूत्र होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे इन दोनों के मध्य लगने वाली वैद्युत ऊर्जा, ये क्या है, कैपिटल के ऊर्जा। ठीक, अल्फा कण और न्यूक्लियस दोनों के मध्य जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, कैपिटल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और बल होता है अलग, बल का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो मैंने यहाँ क्या निकाला है, ऊर्जा। अब ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे U की जगह पर क्या आ गया, कैपिटल के। ठीक है, कैपिटल के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना है, यहाँ मान लो ZE, और Q2 का मान कितना है 2E, अपॉन दूरी कितनी है इनके मध्य R0 पुट कर दिया। अब K का मान क्या है हमारे पास 2E इंटू वी। अब इसका K का मान उठा के आप यहाँ रख दो, तो 2E इंटू वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जेड ई इंटू 2e अपॉन आर नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आर नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 2e अपॉन वी इंटू 2e। अब इस 2e से 2e ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास आएगा यहाँ से आर नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। ये फिक्स होता है इतने का मान मैंने पुट कर दिया इंटू जेड ई जेड कर दिया मैंने, ठीक है। ये लिखा है ना जेड ई, ठीक। तो जेड की जगह मैंने ये कर दिया और ई का मान क्या क्या कर दिया मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखो अपॉन कैपिटल वी, ठीक है, अपॉन कैपिटल वी आर नॉट इक्वल टू 14.4 इंटू जेड अपॉन कैपिटल वी इंटू 10⁻⁻10। ये हमारे पास आ गया ये, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये आ गया आर नॉट की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। आर नॉट इक्वल टू 14.4 इंटू जेड अपॉन कैपिटल वी इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसको हटा के आप क्या कर दें एंगस्ट्रॉम, ये भी आंसर आपका, ठीक। तो यही उसने आपको सिद्ध कहा था, यानी लिखो हैंस प्रूव कि जो कण है, कण से नाभिक तक की दूरी आर नॉट का मान इतना होगा, ये आपको सिद्ध कराया था उसने। तो ये मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसने हमें दे रखा है कैपिटल E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसने हमें दे रखा है कैपिटल E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 का मान हमें दिया है -13.6 प्लस 12.75। अब देखो यहाँ पे मैंने E2 का मान कैसे यहाँ याद किया पता है आपको? पता है डेल्टा E इक्वल टू आपके पास होता है E2 माइनस E1, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा ऊर्जा में अंतर। डेल्टा E इक्वल टू उच्चतम ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो मुझे इसमें दिया था E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऊर्जा में अंतर दिया है हमें डेल्टा E इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ये E1 का मान और डेल्टा E का मान हमें उसने दिया है सवाल में, और यहाँ से मैंने E2 का मान फाइंड कर लिया। देखो E2 का मान कहाँ से मैंने निकाला, यहाँ से निकाला। देखो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, यहाँ से मैंने E2 का मान फाइंड कर लिया, ठीक है। डेल्टा E का मान पता है और E1 का मान पता है, तो यहाँ से आप E2 का मान आसानी से निकाल लेंगे। ये देखो मैंने यहाँ निकाल लिया, तो E2 का मान कितना आया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा। अब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? En इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि nवीं कक्षा की जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? En इक्वल टू इतना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। देखो ये जी तो आपकी होगी फिक्स, ठीक है। ये -13.6, तो En प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं 1/n², ठीक है ना। ये भाई यहाँ पे -13.6 ये तो कांस्टेंट है,
ठीक। तो En का मान इस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ से मैंने ये चीज़ लिख सकते हैं वैसे करके। तो अब जब ये लिख सकते हैं तो इससे आप ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। ये इक्वेशन लिखिए ना, E1/E2 इक्वल टू N2² यहाँ से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो E1 का मान और E2 का मान आपको पता है इस सवाल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ E1 और E2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। E1 का मान यहाँ रख दिया और E2 का मान यहाँ पुट कर दिया, इक्वल टू N2² बटे N1 का मान क्या है, N1 का मान इसमें दिया है कितना, 1। कितना दिया है, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसके लिए हाइड्रोजन के लिए N1 का मान कितना होगा, 1। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए N1 का मान 1 मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ से मैंने मान याद कर लिया N2 का, तो N2² इक्वल टू यहाँ कितना आएगा, 16। तो N इक्वल टू या N2 या N इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 4। जब ये वर्ग हटेगा यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो √16 का मान कितना आता है, 4। तो N इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 4। ये है क्या, हाइड्रोजन परमाणु N इक्वल टू 4 ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। मतलब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु जो होगा कक्षा 4 यानी या ऊर्जा स्तर 4 तक उत्तेजित होगा, फिर 4 के बाद उत्तेजित नहीं होगा। अब देखो लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए, अब लाइमन श्रेणी की जो दूसरी रेखा होती है वो उसके लिए क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का मान 1/λ इक्वल टू R 1/N2 का होल स्क्वायर माइनस 1/N1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो यहाँ पे N2 का मान क्या है, मैंने मान लिया यहाँ पे कितना है, N2 का मान कितना है यहाँ पे 1, कितना है 1। ये देखो लिखा मैंने यहाँ N1 का मान, N1 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 पुट कर दिया, माइनस 1/N2 का मान कितना है, N2 का मान है 3, कितना है 3 पुट कर दिया मैंने। क्योंकि लाइमन श्रेणी के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि लाइमन श्रेणी के लिए होता है फॉर्मूला ये। ठीक है, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो अब हमारे पास आया 1/λ इक्वल टू R। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 8R/9। तो लैम्डा इक्वल टू 1.0255 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतना आ गया हमारे पास। या फिर इसको आप कन्वर्ट कर लें किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो लैम्डा इक्वल टू 1025.5 एंगस्ट्रॉम, ये मीटर में है तरंग दैर्ध्य का मान, ये एंगस्ट्रॉम में है। अब बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, बामर श्रेणी के लिए दूसरी रेखा के लिए, ठीक है, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या हो, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, 1/λ इक्वल टू R 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, ये होता है, ये जो है ये आपका बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है, मैंने उस लेक्चर में आपको बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा R 1/4 माइनस 1/16 इक्वल टू 3R/16। तो यहाँ से लैम्डा का मान हमारे पास आएगा, लैम्डा इक्वल टू 16/3R। तो 16 यहाँ पे क्या है, R क्या है, रेडवर्ग नीतांक, और रेडवर्ग नीतांक का मान फिक्स होता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया R का मान, तो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 4.8617 इंटू 10⁻⁻7, लैम्डा इक्वल टू 4861.7 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा बामर श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, और आपको ये दिया है En इक्वल टू -13.6/n²। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसमें चर्चा करेंगे बामर श्रेणी के लिए। ठीक, बामर श्रेणी के लिए आपको मैंने बताया था कि तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/λ इक्वल टू R 1/2 माइनस 1/n। यहाँ पर जो ये 2 है, ये 2 क्या है, 2 है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में आते हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन जो है आपके कक्षा नंबर 2 या ऊर्जा स्तर 2 में आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 कर दिया मैंने माइनस। अब ये n क्या है, n वो होता है जिस कक्षा को छोड़कर इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस कक्षा की संख्या या उस ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं यहाँ पर, n की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास मैंने ये फिगर बना दिया, ये क्या है, N1 N2 N3 N6 तक, ये क्या है, ये सारे हैं ऊर्जा स्तर। श्रेणी के लिए ये होता है
कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा स्तर 2 में प्रवेश करता है, ठीक है। अन्य कक्षाओं को छोड़कर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर 2 में आते हैं। ये क्या हो गया, बामर श्रेणी के लिए फिगर हो गया। अब देखो उसने कहा है अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए, अब अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए यहाँ लिखो इसी में 1 लैम्डा मैक्स, ठीक है। ये देखो 1 लैम्डा मैक्स कैपिटल आर। अब कैपिटल आर क्या है, रेडवर्ग नीतांक। रेडवर्ग नीतांक की बेटा वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है इतनी, इंटू 1/2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2। अब देखो अधिकतम के लिए बामर श्रेणी में अधिकतम मान के लिए हम एन की वैल्यू क्या लेते हैं, 3। कितनी लेते हैं, 3, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया एन का मान 3 की पावर 2। और तो यहाँ से आगे हमारे पास 1.097 इंटू 10⁻7 5/36। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू 36/1.097 इंटू 5 इंटू 10⁻7 इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया है लैम्डा का मैक्स वैल्यू। क्या है, लैम्डा की मैक्स वैल्यू, तरंगदैर्घ्य का अधिकतम मान, ये आ गया इतने एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट इसका क्या है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। अब न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कैसे निकालेंगे, 1/λ मिन। उसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, मिन लगा देंगे, यानी 1/λ मिन इक्वल टू रेडवर्ग नीतांक की वैल्यू ये हो गई इंटू 1/2 की पावर 2। ये तो वैल्यू फिक्स रहेगी बामर श्रेणी के लिए, ये आगे वाली जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी 2, ठीक है, माइनस। अब न्यूनतम, अगर बामर श्रेणी में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की बात आए तब आप जो एन की वैल्यू है वो कितनी लेना, इनफाइनाइट लेना। कितनी लेना, इनफाइनाइट। और जब मैक्सिमम कहे तो मैक्सिमम के लिए बामर श्रेणी में एन की वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, न्यूनतम उसने पूछा है तो न्यूनतम के लिए एन इक्वल टू इनफाइनाइट कर देंगे। तो यानी मैंने पुट कर दिया एन की वैल्यू इनफाइनाइट। तो लैम्डा मिन इक्वल टू 4/1.097 इंटू 10⁻7। तो लैम्डा मिन इक्वल टू 3646 एंगस्ट्रॉम। इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो इसका क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो इसमें कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटोन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n इक्वल टू 3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। नंबर 1, इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख में दर्शाइए तथा फोटोन की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। नंबर 3, उपर्युक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाएं संभव हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी दी है इसमें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें दिया है। तो मैंने वही यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और E3 कैसे निकालेंगे हम, E3 का मान ऐसे निकालेंगे कि आपको पता है कि En इक्वल टू -13.6/n² होता है। और E3 मतलब n इक्वल टू यहाँ कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, E3 n इक्वल टू, जब आप यहाँ 3 रखेंगे तो E3 की वैल्यू आएगी, और n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो E1 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मैंने E1 और E2 की वैल्यू फाइंड कर ली, ये ठीक है। अब देखो नंबर 1 उसने कहा है कि इसका मुझे आरेख बनाना है, इसका एक फिगर बनाना है उनकी ऊर्जा स्तरों का। अब देखो मैंने बना लिया यहाँ पे 1 2 3। अब ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 क्या है, ऊर्जा स्तर है। क्या है, ऊर्जा स्तर। ये है ऊर्जा स्तर 1, ये ऊर्जा स्तर 2, ये ऊर्जा स्तर 3, ठीक है। इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है। हर ऊर्जा स्तर की एनर्जी दी है, मतलब E1 E2 और E3, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक, सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि लैम्डा का मान ज्ञात करो, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है। अब देखो तो डेल्टा E इक्वल टू आपके पास होता है E3 माइनस E1, E3 माइनस E1। अब डेल्टा E, चूँकि डेल्टा E इक्वल टू HC/λ आप कर सकते हैं, ठीक है, HC/λ। तो मैंने इसके जगह पे क्या पुट कर दिया, HC/λ। अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास आ गया E3 माइनस E1 इक्वल टू HC/λ, ठीक है। अब देखो डेल्टा E,
अब जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो कितनी है, एच सी अपॉन लेमडा है, ठीक, कितनी है, एच सी अपॉन लेमडा। ये देखो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, मैंने इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन बनी E3 माइनस E1 इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब E3 का मान क्या है, -1.51 माइनस E1 का मान क्या है, -13.6, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब देखो तो यहाँ से एच सी अपॉन लेमडा हमारे पास कितना आएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लेमडा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि एच और सी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है, और एच यहाँ पर क्या है, प्लांक नीतांक की जो वैल्यू होती है वो होती है इतनी 6.63 इंटू 10⁻34, ये होती है एच की वैल्यू, और ये क्या है, प्रकाश की चाल, सी का मान, ठीक है, ये सी का मान होता है, ये एच का मान होता है, ये वैल्यू फिक्स होती हैं, ठीक है। अब देखो लेमडा इक्वल टू 1.0235 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, जब इसको हम एंगस्ट्रॉम में बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1024 एंगस्ट्रॉम, कितना आएगा, 1024 एंगस्ट्रॉम। और थर्ड पार्ट इसमें क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि उत्सर्जन संक्रमण में रेखाएं कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो एन का मान यहाँ कैसे में ज्ञात करेंगे, मतलब उत्सर्जन संक्रमण में रेखाएं कितनी होंगी, उसका फॉर्मूला होता है n-1/2। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, कितनी है, 3, तो 3 - 1/2 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 3, तो इसमें कितनी होंगी रेखाएं, 3 रेखाएं होंगी, ठीक है, ये इसका हो गया।